अगले आधे घंटे आपके तमाम सवालों को हम इस शो में शामिल करेंगे। बाजार पर एक एक्सपर्ट नजरिया भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम तक सवाल पहुंचाने का जो तरीका है वो जरा जान लीजिए। तो स्क्रीन के एक हिस्से में हम आपको वो तरीके बता रहे हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल, अपनी क्वेरीज, अपनी शंकाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। तो वो तरीके क्या है? पहला तो नंबर है। जी हां, जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और एक्स पर अगर आप हैं, तो यहां पर आप हमें फॉलो कीजिए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। आप यूट्यूब कमेंट के जरिए भी हम तक सवाल पहुंचा सकते हैं और इन सवालों को हम अपने रेगुलर शो में शामिल करते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दें। हमारे साथ आज होंगे अक्षय पी भागवत, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से, और इसके साथ ही गिरीश। मुझे कुछ नहीं, मुझे 1-2 महीने तक मैं होल्ड कर सकता हूँ ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कल्याण ज्वेलर्स पर जरा हम गिरीश जी आपसे राय ले लेते हैं। 1-2 महीने का हालांकि इनका नजरिया है, क्या करना चाहिए कल्याण ज्वेलर्स पर? देखिए, कल्याण ज्वेलर्स में ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग रहा है। ऑलरेडी 197 का जो एक लेवल था वो काफी अच्छे तरीके से ब्रेक करा था स्टॉक में, एंड 217-218 के एक रेंज है, 225 का एक रेंज हुआ था। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो स्ट्रांग है क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट्स भी थे वो भी काफी अच्छे आए थे, मार्जिन भी काफी इंप्रूव हुआ था, 22-23% से मार्जिन इंप्रूव करे थे, एंड रेवेन्यू जंप भी ऑलमोस्ट 33-34% की रेवेन्यू जंप दी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। 240 का एक टारगेट मेजर कर सकते हैं अगले 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो हमारा ऑलरेडी प्रीवियस पोजीशनिंग है वो 197 की है, 197 से स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 240 का एक टारगेट है। ठीक है, तो यहां पर आपको विशेष रणनीति सुझाते हुए गिरीश जी और बढ़ते हैं आगे। अगले कॉलर से जुड़ते हैं, नवकार हैं जलगांव महाराष्ट्र से। नवकार जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। सर, मेरा ये सवाल था कि गार्डन रीच शिप बिल्डिंग कंपनी जो है उस पे मेरी 775 की परचेस है। ठीक है, 250 शेयर है सर। तो आगे कब तक होल्ड करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, थोड़ा आप आइडिया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है। गार्डन रिच के शेयर जिन लेवल पर इन्होंने लिया है उस लेवल से इस वक्त थोड़ा नीचे ये इस वक्त स्टॉक नजर आ रहा है। शेयरों की संख्या जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 220 नहीं, उन्होंने 200-250 के करीब शेयर लिए हुए हैं। चलिए इस पे एक राय ले लेते हैं। अक्षय बताएं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एम्टार टेक क्या करना चाहिए? देखिए, एम्टार टेक में सारे पोर्शन स्ट्रॉन्ग ही हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर नजरिया है तो लॉन्ग टर्म के लिए इनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मेरी जो सजेशन है वो यही है कि 2170 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आगे के लेवल्स मुझको यहाँ से 2400 से 2450 का लेवल तो डेफिनेटली अगले 3 महीने के टाइम फ्रेम के लिए दिखता है। ओवरऑल आईटी, मिड आईटी सेगमेंट्स में सब काफी बुलिशनेस आ रही है, तो ये लेवल्स ऑब्वियसली दिख सकते हैं, तो होल्ड करके रखें। ठीक है, तो यहां पर आपको होल्ड करने की सलाह लॉन्ग टर्म के नजरिए से, बेहतर संकेत स्टॉक से आते हुए। चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। निखिल हैं पुणे से हमारे साथ जुड़े हुए। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, कब तक रुक सकते हैं, कोई टाइम फ्रेम? 1 साल तक। ठीक है, 1 साल का नजरिया बैंक ऑफ इंडिया पे, इनके लेवल से थोड़ा ऊपर फिलहाल ये स्टॉक, और लॉन्ग टर्म में मतलब 1 साल तक रुक सकते हैं। चलिए गिरीश जी आपसे ही इस पे राय चाहेंगे। बैंक ऑफ इंडिया क्या करना चाहिए? देखिए, मिड साइज बैंकिंग सेगमेंट्स है, तो धीरे धीरे काफी चीजें रिवाइज हुई हैं इनकी। लोन बुक्स भी अगर हम देखें या फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी धीरे धीरे स्लोली ग्रोथ पोजीशंस पर है। बट मेरा क्योंकि ऑलरेडी ये बैंकिंग सेक्टर्स और मिड बैंकिंग सेक्टर्स में रहता है तो स्लो मूविंग स्टॉक रहता है। उस हिसाब से मेरा सजेशन ये है कि 75 का, क्योंकि पोजिशनल बाइंग है, तो 75 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर 75 से नीचे अगर ये स्टॉक दिखाई देता है तो चांसेस हैं कि ये आपको 50 और 52, 53 का एक रेंज डेफिनेटली दिखाएगा। तो 75 के स्टॉप लॉस से मेंटेन करें, 120 के 125 का एक टारगेट मेंटेन कर लें। जहां 120-25 आ जाए तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करके वो वापस अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर। ठीक है, तो यहां पर आपको बेहतर रणनीति आती हुई गिरीश जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। मुकेश हैं बिहार से और इन्होंने अपना सवाल पहुंचा है, और इनका सवाल KNR कंस्ट्रक्शंस पे है। जी हां, KNR कंस्ट्रक्शन के इन्होंने
300 शेयर लिए हैं, 255 के भाव पे इन्होंने लिया है और इनके भाव से इस वक्त जो है स्टॉक नीचे ट्रेड करता हुआ। तो जरा इस पे एक नजरिया ले लेते हैं। चलिए गिरीश जी, क्या करना चाहिए? हम ये मान के चल रहे हैं कि चूंकि इस वक्त नुकसान में है तो एक लॉन्ग टर्म नजरिया ही फिलहाल देख रहे होंगे। गिरीश जी, जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। सॉरी, मेरा केना कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा मिक्स व्यू है, बिकॉज डेट थोड़ा सा बढ़ा दी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर रिजल्ट प्रोपोजिशन में देखें तो मिक्सअप रिजल्ट्स ही आए हैं। सिर्फ 4% का ईयर ऑन ईयर परसेंट का ग्रोथ था लास्ट के जो रिजल्ट्स इनके इश्यूज में, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तो नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो 220 का एक स्टॉप लॉस, स्टेज स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 220 के नीचे स्टॉक नहीं जाए। उसके बेसिस पर ये यहाँ से 275 तक का एक टारगेट रख सकते हैं। बट सजेशन यही है कि जैसे ये थोड़ा सा ऊपर आए, एक बार का प्रॉफिट बुक करके वो एक स्टेबल रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर मूव कर सकते। ठीक है, तो यहां पर जो है वो बड़ा ही मिक्स्ड रिव्यू यहां पर नजर आता हुआ और आपको सलाह दी गई है कहीं। जी सर, मैंने आशापुरा बाय किया है 111 के रेट में 855 सर। ठीक है, जी, कोई नजरिया और आपका? फिलहाल तो आप इसमें मैं ये सोच रहा था कि 1-2 साल और रुक सकता हूँ अगर अच्छा मुनाफा मिलता है। ठीक है, फिलहाल भी आप मुनाफे में ही हैं, बेहतर लेवल पे आपने लिया है तो उसके लिए आपको बधाई। गिरीश जी, बहुत लंबा नजरिया है और 111 के लेवल पर लिया है। फिलहाल 231 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज जो है लगभग 3.5% की गिरावट यहां नजर आ रही है। फिर भी चूंकि 1 से 2 साल का नजरिया है तो क्या सलाह होगी? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमने इनके रिसेंट नंबर्स भी देखे हैं, सेल्स भी बहुत अच्छी ग्रोथ करी, 150% का ईयर ऑन ईयर परसेंट पे ग्रोथ आया है। बट जब हम इस टाइप के बड़े मुनाफे के ऊपर चले जाते हैं और मार्केट काफी हाई स्टेज पर खड़ा हुआ और सस्टेनेबल चीजें बेटर हैं, तो हमारा सजेशन ये रहता है कि एटलीस्ट यहाँ से 25-30% का प्रॉफिट बुक कर लें। स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक्स के ऊपर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। यहाँ से 350 तक का भी एक लेवल दिखाई देता है मुझे 1 से 1.5 साल के टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री काफी स्ट्रांग की इस स्टॉक के अंदर। बट फिर भी सजेशन यही है, क्योंकि ओवरऑल जब बाजार खराब होता है तो हर चीज खराब होती है। तो सजेशन यही है कि एटलीस्ट यहाँ से 25% का प्रॉफिट बुक करें, होल्ड करें, 200 का स्टॉप लॉस लगा लें, होल्ड करके चलें। ठीक है, तो यहां पर जो है वो आपको बेहतर संकेत स्टॉक से मिल जाएंगे, तो इसलिए यहां पर बने रहने की आपको आशापुर में सलाह। चलिए अगले जो दर्शक हैं उनके सवाल खरीदा है, जरा इस पे एक राय ले लेते हैं। गिरीश जी, क्या करना चाहिए? चूंकि इन्होंने जिस लेवल पर लिया है, अब लॉन्ग टर्म नजरिया ही लेके चलेंगे, लेकिन मोमेंटम जो है स्टॉक में वो हम लगातार देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं कि कुछ खास नजर नहीं आया। देखिए, ये बात तो सही है, ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसको हम लोग भी साइडवेज में ही लेके चलते हैं, बहुत कोई अच्छी ग्रोथ आती नहीं है। पैट भी देखें तो ओवरऑल पैट भी काफी रिड्यूस्ड है। इस रिसेंट क्वार्टर का ही पैट ऑलमोस्ट 9% गिरा हुआ है। मतलब ऑलरेडी कोई बहुत अच्छा रिवाइजेशन नहीं है, बट थोड़े थोड़े से बड़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ओवरऑल देखें तो बैंकिंग सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है। तो उसके कंपेरेटिवली में हम दूसरे बैंक्स के अंदर ज्यादा प्रेफर करते हैं।